नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, झड़प और फिर सख्त कर्फ्यू की घटनाओं के बाद अब कश्मीरी युवा ड्रग्स की चपेट में। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही, इतनी मजबूत कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी उससे डरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेता को निशाना बनाया। गुरुवार रात आतंकियों ने राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। कानपुर के बर्रा 8 की बस्ती में छेड़खानी के एक आरोपी को बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर मार जमकर पीटा। और महाराष्ट्र में एक शख्स ने एनसीपी चीफ शरद पवार बनकर ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। पवार की आवाज में मंत्रालय के सीनियर अफसर को फोन किया और ट्रांसफर करने के लिए कहा। और अब खबरें विस्तार से। कश्मीर की एक 18 साल की लड़की अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि लंबे वक्त तक बवाल, कर्फ्यू, लॉकडाउन, वायलेंस की वजह से उसकी दिमागी सेहत पर बुरा असर हुआ। डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक दो बार हेरोइन का इंजेक्शन लिया। ये नशा उसे सारे गमों से दूर ले जाने वाला लगा। शुरू में मजा आया और फिर उसे लत पड़ गई। इसके बाद नशे के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। पॉकेट मनी कम थी तो घर में चोरी करना भी शुरू कर दिया। जल्द ही ये बातें उसके माँ बाप को पता चली। इसके बाद वो डी एडिक्शन सेंटर पर गई और अपना इलाज करवा रही है। ये कहानी सिर्फ 18 साल की लड़की की ही नहीं है, बल्कि ये बड़ी तादाद में कश्मीरी युवाओं की कहानी है। मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, झड़प और फिर सख्त कर्फ्यू की घटनाओं ने कश्मीर की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। अब कश्मीरी युवाओं को ड्रग्स ने भी जकड़ लिया है। इस पूरी ड्रग्स स्टोरी में कई स्टेक होल्डर्स हैं। पीड़ित युवा, उनका परिवार, समाज, पुलिस और डी एडिक्शन के काम में लगे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी। कश्मीर में अब नशे तक पहुंच बहुत आसान है। गांव, कस्बों, शहरों में ड्रग पेडलर्स का जोरदार नेटवर्क है। कश्मीर में राजधानी श्रीनगर और साउथ कश्मीर में अनंतनाग सबसे ज्यादा ड्रग्स प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, शोपिया में भी ड्रग्स के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ऑल J&K यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है जो नशा मुक्ति को लेकर कश्मीर में काम कर रहा है। कश्मीर में 1990 से जो हालात बिगड़ना शुरू हुए, उसी के साथ ड्रग्स की दिक्कत भी बढ़ती चली गई। आज जो 25-30 साल का युवा है, उसने पूरे वक्त कश्मीर में खराब हालत देखी है। कश्मीर में नौकरी, रोजगार के मौके कुछ भी नहीं है। ड्रग्स की चीजें आम होती जा रही हैं। लोगों को आसानी से पैसा मिल रहा है और ड्रग्स की उपलब्धता भी बढ़ती है। पिछले 30 साल से कश्मीर आतंकी घटनाओं, पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, अलगाववाद के लिए बदनाम रहा है। लंबे वक्त से अस्थिरता का माहौल, 1989 के बाद से हिंसा, कर्फ्यू, सुरक्षा बलों का कथित उत्पीड़न, आर्टिकल 370 हटने के बाद लॉकडाउन और कोरोना की तालाबंदी, इन सब कारणों की वजह से लोगों को लंबे वक्त तक घर में रहना पड़ा। इस दौरान मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ पर बुरा असर हुआ है। कश्मीर के सीमा पर होने की वजह से भी ड्रग्स की सप्लाई होने की आशंका रहती है। इसी वजह से यहाँ ड्रग्स का कारोबार अच्छा खासा फल फूल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है, इतनी मजबूत कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी उससे डरा हुआ है। अमेरिका ने ये अनुमान लगाया था कि तालिबान को राजधानी काबुल पर कब्जा करने में 90 दिन का समय लगेगा। इतने दिनों में अमेरिका अपने नागरिकों को और अधिकारियों को देश से बाहर कर लेगा। अमेरिका का यह अनुमान गलत निकल गया। तालिबानी लड़ाके अब तक 11 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर रह गए हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वे तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी करें। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से यहाँ हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दूतावास ने भारतीय पत्रकारों को विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही दूतावास ने ये भी बताया कि 3 भारतीय इंजीनियरों को भी सुरक्षित निकाला गया है। ये अफगानिस्तान के सरकारी फोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे थे, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेता को निशाना बनाया है। गुरुवार रात आतंकियों ने राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 5 लोग जख्मी हुए। आतंकियों ने 3 ग्रेनेड फेंके थे जो बीजेपी नेता के घर की छत पर फटे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला खांडली इलाके में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर हुआ। इसके बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बीजेपी नेता के घर हमले से पहले आतंकियों ने गुरुवार को दिन में कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू की गई। इस दौरान आतंकियों की गोली लगने से 2 सुरक्षा बल और 2 आम नागरिक भी घायल हुए। ये हमला कांचीगुंड के मालपोरा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ था। घाटी में पिछले कुछ समय से बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। 9 अगस्त को ही अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा 8 की बस्ती में छेड़खानी के एक आरोपी को बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। मौके पर खड़ी पुलिस मूक बनकर तमाशा देखती रह गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें भीड़ एक शख्स को पीट रही है। भीड़ के शिकंजे में फंसे पिता को बचाने के लिए उसकी बच्ची लिपटकर रो रही। इसके बावजूद भी भीड़ शख्स को पीटती रही। मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़े होने पर सांप्रदायिक तनाव फैलने का डर है। ऐसे में प्रशासन ने मौके पर पीएसी तैनात कर दी है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। बर्रा 8 की रहने वाली एक किशोरी के परिजनों ने बस्ती के 3 युवकों पर छेड़छाड़ और 20,000 रुपए देकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। किशोरी की मां ने इसकी शिकायत विधायक महेश त्रिवेदी से की थी। इसके बाद बर्रा पुलिस ने 31 जुलाई को आरोपी सद्दाम, सलमान और मुकुल के खिलाफ छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। पीड़ित परिवार का कहना था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने के बाद भी पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की और आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया। इसी बात को लेकर बीजेपी से किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे शुभम त्रिवेदी, बजरंग दल के कार्यकर्ता और इलाके के लोगों ने बुधवार शाम को इलाके के रामगोपाल चौराहा पर एकजुट होकर पहले हंगामा और नारेबाजी शुरू की। मौके पर मौजूद पुलिस उसे किसी तरह छुड़ाकर थाने ले गई। माहौल बिगड़ता देख कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पीएस और कई थानों को फोर्स तैनात कर दी है। महाराष्ट्र में एक शख्स ने एनसीपी चीफ शरद पवार बनकर ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। उसने पवार की आवाज में मंत्रालय के एक सीनियर अफसर को फोन किया और एक ट्रांसफर करने के लिए कहा। अधिकारी को जब शक हुआ तो उसने परिवार के घर पर फोन किया। वहां से पता चला कि एनसीपी चीफ घर पर नहीं है। मामला गंभीर था, इसीलिए अधिकारी ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मुंबई के गावदेवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि फोन करने वाले की आवाज शरद पवार की हूबहू कॉपी थी। गुरुवार को केस दर्ज कर जांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को पुणे में हिरासत में लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आखिर कॉल करने का मकसद क्या था, इसकी जांच जारी है। महाराष्ट्र में रहने वाली 10 साल की अनीशा पाटिल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। अनीशा ने मेल कर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का बुलावा आ गया। अनीशा के पास प्रधानमंत्री के लिए कई सवाल थे। उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी दिए। बात बात में बच्ची ने पूछ लिया कि आप राष्ट्रपति कब बनेंगे। यह सवाल सुनकर प्रधानमंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अहमदनगर की अनीशा किसी सामान्य परिवार से नहीं है। उसके पिता डॉक्टर सुजय विखे पाटिल सांसद हैं। दादा राधाकृष्ण विखे पाटिल भी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनीशा पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहती थी।
पेरेंट्स उसे समझाते रहे कि पीएम का शेड्यूल काफी बिजी होता है और वे शायद मिलने का समय न दे सकें। पेरेंट्स ने अनीशा की नहीं सुनी तो छोटी बच्ची ने अपने पिता के लैपटॉप से प्रधानमंत्री को एक ईमेल भेजा। मेल में अनीशा ने लिखा है कि सर, मैं अनीशा हूँ और मैं सच में आकर आपसे मिलना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद इसका जवाब आया तो अनीशा को सपना पूरा होता लगा। पीएम की ओर से जो मेल आया उसमें लिखा था, दौड़ के चली आओ बेटा। जब विखे पाटिल परिवार संसद पहुंचा तो पीएम मोदी का पहला सवाल था कि अनीशा कहाँ है। फिर अनीशा ने पीएम मोदी से मिलने पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस और ट्विटर की जंग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के नाम पर कर दिया है। इनमें दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी है। श्रीनिवास ने ट्वीट करके कहा कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे। हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा। आइए मिलकर इन जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने पार्टी और राहुल गांधी समेत कई सीनियर नेताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिए हैं। बुधवार रात कांग्रेस के 5 सीनियर लीडर्स के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। इनमें पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के विप मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव शामिल हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब 5000 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर सरकार के दबाव में आकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उन्हीं तस्वीरों को शेयर किया तो उन्हें नहीं हटाया गया। ट्विटर का कहना है कि अगर कोई ट्वीट उसके नियमों का उल्लंघन करता है पाया जाता है और अकाउंट होल्डर की ओर से इसे डिलीट नहीं किया जाता तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इस पर एक नोटिस देता है। इसके बाद ट्वीट छिपा दिया जाता है और यह अकाउंट तब तक लॉक रहता है जब तक संबंधित ट्वीट हटाया नहीं जाता या फिर अपील पर कार्यवाही पूरी नहीं होती। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस और ट्विटर से शिकायत भी की थी। एनसीपीसीआर ने पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल पर कार्रवाई की मांग की थी। आयोग का कहना था कि यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का उल्लंघन है। बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोला है। कटारिया ने अपराध के आंकड़ों को आधार पर मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे घर के बाहर निकलें और गृह विभाग की सुध लें। कटारिया ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे गृह मंत्री रहते हुए प्रदेश में अपराध नहीं हुए, मगर हमारे समय प्रदेश अपराधों के मामले में चौथे पायदान पर आ गया था। लेकिन वर्तमान सरकार अपराधों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही, तभी तो महिला अपराधों को लेकर प्रदेश में देश में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है। बलात्कार, चोरी, अपहरण, नकबजनी सहित एससी के अपराधों के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान में गहलोत अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में 8 सिविल लाइन से बाहर ही नहीं निकले। कटारिया ने भरतपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता पर हुई एसीबी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राजनीति का कितना दखल बढ़ गया है, एसीबी की इस कार्रवाई से साफ झलकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी जैसे बीजेपी शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है। बीजेपी झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रही है। केंद्र की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी नेता झूठे बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की पहचान देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर में होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ नाथ नाम का एक ऐसा इलाका है जहाँ सपेरों का वास है। यहाँ कभी हर घर में नागदेव नजर आया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे सांपों के साथ खेला करते थे। नाग पंचमी सहित अन्य दिनों में नागदेव के दर्शन करवाकर साल भर रोजी रोटी का साधन जुटाने वाले इन सपेरों के समक्ष अब 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसका कारण सांप को पकड़ने या लेकर घूमने पर पाबंदी लगना है। उनका कहना है कि यदि हमें सिर्फ नाग पंचमी पर ही इसकी छूट मिल जाए तो यह हमारे लिए साल भर की आमदनी और गुजर बसर का जरिया बन सकता है। 200 घरों वाले नाथ मोहल्ले को तत्कालीन इंदौर कलेक्टर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बसाया था। तब यहाँ एक घर भी ऐसा नहीं था जहाँ सांप आपको नजर नहीं आए। यह परंपरा कुछ वर्षों पहले तक नजर आती थी। हालांकि शासन प्रशासन की कढ़ाई के बाद अब यहाँ पर सांप तो नहीं, लेकिन उन्हें रखने वाली खाली टोकरी जरूर नजर आती है। सांप पकड़ने को और लेकर घूमने को लेकर लगे प्रतिबंध के बाद अब इनसे इनकी 2 जून की रोजी छिन गई है। इनके सामने अब आजीविका चलाने का संकट खड़ा हो गया है। इंदौर में एमपी ऑनलाइन के नाम से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे। ये रैकेट द्वारकापुरी थाने के ठीक सामने सृष्टि फोटोकॉपी नाम की एक दुकान में चल रहा था। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने बुधवार रात 8 बजे दबिश देकर हजारों फर्जी आईडी कार्ड जब्त किए हैं। अधिकारियों ने ऋषि पैलेस के रहने वाले दुकान मालिक नरेंद्र सरसाट को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र ने पूछताछ में अपने एक साथी ब्रह्मनाथ उर्फ प्रदीप निवासी रंगवासा का नाम बताया, जो कार्रवाई के बाद से छिप गया था। अफसरों ने सुबह उसे भी गिरफ्तार किया। प्रदीप एक वोटर आईडी कार्ड बनाने के एवज में 1000 रुपए लेता था, जबकि सरकारी माध्यम से एक कार्ड 25 रुपए में और एजेंट के जरिए 250 रुपए में बन जाता है। यह कार्ड 1 महीने के से आवेदक के पते पर भेज दिए जाते हैं। प्रदीप 24 घंटे के अंदर ही वोटर कार्ड दे दिया करता था। दस्तावेज की कमी के कारण लोग प्रदीप के झांसे में आ जाते थे और कार्ड बनाने के लिए 1000 रुपए भी दे देते थे। अफसरों ने बताया कि उन्हें एक महिला का वोटर कार्ड मानक साइज से बड़ा मिला। विभाग ने महिला से कार्ड को लेकर जानकारी मांगी। महिला ने बताया कि उसने ये कार्ड सृष्टि फोटोकॉपी से बनवाया है। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की। छापे के दौरान सर्चिंग में कलेक्ट्रेट के ही एक अधिकारी के फर्जी साइन भी मिले थे। दुकान में रखे दस्तावेजों को देखकर अफसर खुद चौंक गए। कार्ड पर अफसरों के फर्जी साइन, सील और दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। पूरे मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप अब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि वोटर आई कार्ड बनाने के लिए उसे एमपी ऑनलाइन से गलत लिंक मिल गई थी, जिसके जरिए वो आईडी कार्ड बना रहा था। अधिकारी अब आरोपी प्रदीप के गलत लिंक वाले एंगल से भी जांच में जुटे हैं। मुख्य आरोपी प्रदीप के साथ नरेंद्र ने पूछताछ में बताया कि प्रदीप ने पहले दुकान के पास ही कोचिंग शुरू की थी, जिसे कुछ समय बाद बंद कर दी और आयुष्मान योजना के साथ साथ गरीबों को अन्य स्कीम में लोन दिलाने की बात करते हुए प्रदीप दुकान पर आकर बैठने लगा। गरीबों की मदद करने की आड़ में फर्जीवाड़ा करने लगा। मामले में अभी पूछताछ जारी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।